जो हमें ज्ञान अनुभव मिल रहा है हम उसे लिखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में क्या लिखते हैं कि आदित्य प्रमुखा खेटास्तथा मेषादिराशय। खेटास्तथा कहा जाता है, मतलब खेट कहा जाता है आकाश को। आदित्य प्रमुखा यानी कि आदित्य सहित सभी ग्रह, जिसमें आदित्य प्रमुख हैं। मेषादि राशय, मेष आदि यानी कि 12 राशियां। लोकानाम, लोकानाम उपकाराणि सदा कुर्वन्तु खे स्थिता। यानी कि आकाश में स्थित, खेट कहा जाता है, खे कहा जाता है आकाश को। तो आकाश में स्थित आदित्यादि सर्वे ग्रह यानी कि सभी नवग्रह, मेषादि सर्वे राशियां यानी कि 12 राशि, सभी लोगों का कल्याण करें, ऐसा पुस्तक में है। इसके बाद में जो पुस्तक में दिया गया श्लोक है, धन एवं सुख के स्थान के बारे में बतलाया गया है। उसमें श्लोक है, प्रथमम नवम चैव धनमिच्युते बुधई, चतुर्थमम दशम स्थानम सुखम प्रोक्तम मनीषिभिः। कहने का मतलब है कि लग्न एवं नौवां भाव धन संज्ञक है। लग्न व्यक्ति स्वयं हो गया और नवम भाव भाग्य का होता है। अगर दोनों ही भाव अच्छे हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं, सुख संपन्नता शांति धर्म इत्यादि के पूरक हैं, तो इसे धन संज्ञक कहा गया। साथ ही अगर यह दोनों अच्छा हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हमारे गांव में एक श्लोक नहीं कहावत प्रचलित है, जो हमारे गुरुजन हमारे आदरणीय जन जो कहते हैं, वह यह कहते हैं कि यदि भाग्य मालिक भले घर पड़े, यदि भाग्य मालिक भले घर पड़े तो कमा के सुदौलत खजाना भरे। यहाँ पर सु शब्द लगा हुआ है। सु मतलब होता है अच्छा। अगर भाग्य मालिक यानी कि नौमेश अगर अच्छे घर में जाकर रहता है, अच्छी स्थिति में रहता है, अच्छे शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है, तो व्यक्ति अच्छे कायदे से पैसा कमाकर अपने घर परिवार को खुशहाल करता है। यह अच्छी बात भी है। अब इसके अलावा जो कहा गया है यहाँ पर, चतुर्थमम दशम स्थानम सुखम प्रोक्तम मनीषिभिः, यानी कि चौथा भाव एवं 10वां भाव यह सुख स्थान है। कैसे? हालांकि 7वें भाव को भी व्यवहारिक दृष्टिकोण से सुख स्थान कहा जा सकता है, वह अलग विषय वस्तु है। चौथा भाव माँ का होता है, माता का होता है, 10वां भाव पिता का होता है। तो जिसके चौथे भाव अच्छे हों, 10वें भाव अच्छे हों, यानी कि माँ और पिता दोनों ही अच्छे हों, तो फिर व्यक्ति के लिए तो धरती पे ही स्वर्ग है। साथ ही अगर चौथा भाव अच्छा है, ठीक है, तो घर की सभी खुशियां शांति मिलती है। एवं 10वां भाव अच्छा होता है तो व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलते हुए कर्तव्यशील पथ पर चलता है, अच्छा काम करता है। तो जो व्यक्ति अच्छा काम करे, जो व्यक्ति अच्छा काम करे और घर में भी उसे सुख शांति मिले, तो फिर उसके लिए तो घर ही स्वर्ग हो जाता है। इससे आगे जो कहते हैं कि अष्टमम आयुषम स्थान, अष्टमा अष्टम चजत, यानी कि अष्टम भाव आयु का भाव है, एवं उससे 8वां जो तीसरा भाव होता है तयोरपि, वह भी आयु स्थान है। तयोरपि व्यय स्थानम मारक स्थान मुच्यते। इन दोनों भावों के जो व्यय भाव होते हैं, इन दोनों भाव से जो 12वां भाव होता है, यानी कि 8वां भाव आयु का है
उससे 12वां यानी कि 7वां भाव व्यय भाव हुआ। तो जो आयु का व्यय करता है, खर्च करता है, कमी करता है, वह मारक ही हुआ। भावत भावम सिद्धांत के अनुसार भी 8वें से 8वां आयु का विचार किया जाता है। साथ ही 8वें से 8वां यानी कि तीसरा भाव आयु भाव के लिए हम लोग विचार करते हैं। साथ ही तीसरा भाव पराक्रम का भी है। तो जहां आयु और पराक्रम दोनों की क्षीणता हो रही हो, जिससे वह भी मारक भाव ही हो। इसके बाद में जो श्लोक है, मारक ग्रह निरूपण के बारे में यहाँ से हम लोगों को समझना अनिवार्य है और खूब ध्यान देकर समझना है। आवश्यकता पड़ेगी तो हम व्हाइट बोर्ड का भी इस्तेमाल करेंगे। अगला श्लोक है मारक ग्रह निरूपण के बारे में जो बतलाया गया है पुस्तक में। हम लोगों को बार बार पुस्तक के प्रणेता, पुस्तक के रचयिता, पुस्तक के व्याख्याकार को बार बार अभिवादन करना चाहिए कि उन्होंने इतना सरल ढंग से व्याख्या किया और अर्थों को, शब्दों को हम लोगों को समझाया। तो श्लोक है चंद्र भानु बिना सर्वे, चंद्र भानु बिना सर्वे यानी चंद्र मतलब चंद्रमा, भानु मतलब सूरज, बिना मतलब इसको छोड़ करके, सर्वे मतलब सभी, मारका मारकाधिपा सभी ग्रह मारक होते हैं। कब होते हैं? सर्वे मारका सभी मारक होते हैं। कब होते हैं? तो मारकाधिपा यानी कि मारक भाव के जब अधिपति होते हैं तो मारक बनते हैं। इसके अलावे क्या कहते हैं? षष्टा अष्टम व्ययास्तु राहु केतु तथैव च यानी कि छठे, 8वें, 12वें स्थान के स्वामी एवं राहु केतु तथैव च राहु केतु भी मारक होते हैं। कब होते हैं? तो मारक स्थान में जब पढ़ते हैं तो होते हैं। मारक स्थान कौन कौन है? दूसरा एवं 7वां। अगर 7वें और दूसरे भाव में राहु या केतु होते हैं तो भी वे भी मारक का काम है। यहां तक तो समझने में हम लोगों को बहुत ही आसानी से हम लोग समझ गए। अब इसके बाद में जो श्लोक है इसे समझना थोड़ा कठिन है, जिसके लिए हमने पूर्व में भी समूह में आप लोगों को पूर्व में सूचना दे दिया था कि आप लोग किसी भी एक लग्न कुंडली बनाएं, देशक्रांत कुंडली भी साथ में बना लें, जन्म नक्षत्र साथ में रखें, सभी ग्रहों के नक्षत्र यानी कि नक्षत्रों के स्वामी की सूची बनाएं रखें, साथ में सभी नक्षत्रों को क्रमबद्ध तरीके से लिखकर रखें। हमने यह पहले कहा था, शायद आप लोगों ने इस चीज को पूरा कर आप लोग कक्षा में उपस्थित भी होंगे। तो इसके आगे जो यहाँ पर लिखा गया है, बतलाया गया है कि विपत तारा, यहाँ तत्व संयुक्त है इसलिए हम विपत अलग शब्द भी कह सकते हैं, तारा अलग भी कह सकते हैं। विपत तारा प्रत्यरी सौ, प्रत्यरी भी तारा होता है। बध में सतत है बचा यानी कि कौन सा तारा? विपत तारा, प्रत्यरी तारा और बध तारा तथा ये तीनों तारा नुकसानदेह होता है। मारका जातके प्रोक्ता काल विधि मनीषी भी। तो अब विपत तारा या प्रत्यरी तारा या बध तारा क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और एक कुंडली के सहारे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सभी सदस्य अगर कोई माइक कहने का मतलब कोई आदमी वीडियो अपनी ना खोले, कैमरा ना खोले, क्योंकि व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और हो सकता है कि नेटवर्क पर लोड पड़े, इसलिए हम भी अपनी कैमरा को बंद कर देते हैं। अभिषेक जी, आपका वीडियो बार बार खुल रहा है और मैं इधर से बंद कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान दीजिए उसके ऊपर। हम वीडियो यहीं से बंद कर देते हैं। कर दीजिए गुरु जी। हाँ, बंद हो गया।
और वैसे वीडियो आप भी बंद कर सकते, कोई भी सदस्य कर सकता है, जो होस्ट बना हुआ है वह कर सकता गुरुजी मैं बार बार बंद कर रहा हूँ लेकिन बार बार ये फिर खोल रहे हैं, 2 बार हो गया। है। किसका? अभिषेक जी का। अच्छा चलिए जी, जाने दीजिए। कर दिया जी, बंद कर दिया। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है। कक्षा में हम लोग एकदम शांतिपूर्ण ढंग से अध्ययन करने का प्रयास करें। व्हाइट बोर्ड सभी किसी को दिखलाई दे रहा है? जी गुरुजी। जी जी गुरु गुरुजी। जी। जी गुरुजी। तो चलिए, हम लोगों ने तो बहुत पूर्व में काफी कुछ चर्चा कर लिया, लेकिन हम उसका सारांश इस कुंडली के सहारे भी पुनः बतलाने का प्रयास करेंगे कि कुंडली में धन एवं सुख का स्थान कौन है, एवं मारक ग्रह कौन कौन से हैं, उसकी पहचान हम कैसे करें। जो अभी हम लोगों ने पूर्व में पढ़ा है उसको भी पुनरावृत्ति इस कुंडली के सहारे हम लोग करेंगे। और साथ ही मारक ग्रह जो हम लोगों ने अभी विपत तारा, प्रत्यरी तारा या बध तारा, जिसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया है, उसके बारे में भी यहाँ पर विस्तृत रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। यदि कोई हमारी कक्षा में नया है और हमारी प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है, तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है। हमारे द्वारा प्रतिदिन कक्षा का आयोजन किया जाता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले चर्चा किया है कि लग्न एवं धन भाव, लग्न एवं नवम भाव धन संज्ञक होता है। तो लग्न भाव यह हुआ और नवम भाव यह हुआ। अगर यह दोनों भाव ही अच्छे हैं और इसके स्वामी अच्छे जगह पे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है, व्यक्ति में संपन्नता होती है एवं हर प्रकार के अच्छे कार्य ही उस व्यक्ति के द्वारा देखे जाते हैं। तो लग्नेश को देखा जाए कहाँ है? लग्नेश केंद्र भाव में है। लग्नेश का यानी कि लग्न भाव के स्वामी का केंद्र भाव में होना अच्छा ही कहा जाता है। हालांकि ये शुभाग्रह है, तो लग्नेश को केंद्राधिपत्य दोष नहीं लगता, यह अच्छी बात है। लेकिन ये अपने शत्रु राशि में है। शत्रु राशि में बैठे हुए ग्रह अच्छे स्थिति में नहीं होते। अब यहाँ पर ये आते हैं नवम भाव के स्वामी। तो नवम भाव में यहाँ पर 10 नंबर की राशि यानी कि मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव है। शनिदेव यहाँ उच्च के होकर बैठे हैं और ये पापाग्रह भी हैं। पापाग्रह का छठे भाव में होना अच्छा माना जाता है, अच्छे फल देते हैं। साथ में यह अपने उच्च राशि में भी बैठे हुए हैं, तब तो और अच्छे फल देने का प्रयास करेंगे। साथ ही नवम भाव से 10वें हैं, नवम भाव से 10वें हैं, यानी कि भाग्य भाव के कर्म स्थान में शनिदेव बैठे हुए हैं, जो कर्मों के कारक भी हैं। तो इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी को बहुत ही अच्छा स्थिति कहा जाएगा। पापग्रह होने के नाते छठे भाव में बैठना शुभ हो गया। भागेश अपने उच्च राशि में है, यह अच्छा हो गया। भाग्य भाव के कर्म भाव में है, वह अच्छा हो गया। एवं शनिदेव हैं और शनिदेव कर्मों के कारक भी हैं, इसलिए अच्छा हो। तो हम कह सकते हैं कि अच्छी बात है। अब इसके बाद में दूसरा सूत्र लो हम लोगों ने पढ़ा था कि चौथा भाव एवं 10वां भाव सुख भाव होता है। जैसे कि पहला एवं नवम भाव धन संज्ञक हो गया, तो चौथा भाव एवं 10वां भाव सुख भाव कहा जाता है, क्योंकि चौथे भाव से सुखों का विचार होता है और 10वें भाव से कर्म का विचार होता है। तो अब यहाँ पे 10वें भाव का स्वामी अपने से 9वें भाव में है, अपने से अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है, इसलिए यहाँ तो भावेश अच्छा हो। पढ़ने वाली दृष्टियों की बात करें तो मंगल की भी दृष्टि है, बुध की भी दृष्टि है। जो मंगल इस भाव के कारक हैं, बुध देव भी कारक है।
मित्रता शत्रुता की बात की जाए तो मंगल एवं शनि की तत्कालिक यहाँ मित्रता भी बन रही है, और मंगल एवं शनि देव जो होते हैं, मंगल और शनि देव में समता की स्थिति होती है, और यहाँ पे तत्कालिक मित्रता भी है, यह भी अच्छी स्थिति हो गई। बुध एवं शनि की भी तत्कालिक मित्रता यहाँ पर दिख रही है, और बुध देव की यहाँ पर दृष्टि है, और शनि के बुध देव मित्र माने जाते हैं, तब तो यह अति मित्र हो गए। तो यहाँ पर हम लोग यह कह सकते हैं कि इसका दशम भाव बहुत ही अच्छा है। चौथे भाव में भी दो ग्रह जो यहाँ बैठे हुए हैं मित्र गृही हैं, यानी कि सूर्य के मित्र बुध देव भी हैं, सूर्य के मित्र मंगल देव भी हैं। तो दो ग्रह मित्र के स्थिति में है, इसलिए इस भाव को भी हम अच्छा कह सकते हैं। एक ही ग्रह तो है जो अपने शत्रु राशि में है, लेकिन शुक्र एवं सूर्य अगल बगल की ही राशि में है। शुक्र चौथे भाव में है, सूर्य पांचवें भाव में है, तत्कालिक मित्रता तो बन गई। तो अगर एक तरफ से शत्रु भी है तो दूसरे तरफ से मित्र हैं, तो समता की स्थिति हो गई, यानी कि वह भी उतनी नुकसानदायक नहीं है। तो चौथा भाव भी हम लोग कुल मिला जुलाकर अच्छा ही कहेंगे। और चौथे भाव के स्वामी, केंद्र भाव का स्वामी त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है, यह भी अच्छी बात है। साथ में यहाँ पर राशि परिवर्तन भी दिख रहा है, यानी कि सूर्य की राशि में बुध देव और बुध की राशि में सूर्य देव। यह कितना अच्छा संयोग है, बहुत ही अच्छा संयोग है। इसलिए हम लोग चौथे भाव एवं 10वें भाव को भी अच्छा कह सकते हैं। हाँ, बुध की दृष्टि पड़ना पिता के भाव पर, और पिता के कारक 5वें भाव में होना इस जातक के लिए बहुत ही सुखदायी है, क्योंकि जब बुध यहाँ पर दृष्टि डालेंगे कार्य भाव पर, तो बुध देव व्यक्ति के मन में किसी भी प्रकार का विचार नहीं देंगे। हाँ, यहाँ के जीव तत्वों को वह ज्ञान देंगे, और वह जीव तत्व प्रेरित करेगा जिसकी यह कुंडली है उसे, यानी कि यह पिता को देखेगा, पिता का भाव है, तो पिता को यह प्रेरित करेगा कि आप अपने लड़के को खूब बढ़िया से समझाइए, रास्ते पर ले जाइए, और व्यक्ति पिता की बात मानेगा भी, और व्यक्ति उत्तरोत्तर वृद्धि भी करेगा। हम लोगों ने तो यहां तक पढ़ा। इसके बाद में चलते हैं। इसके बाद की बात है कि जो श्लोक हम लोगों ने पढ़ा है अभी थोड़ा देर पहले तारा के बारे में, तो तारा कितने होते हैं? तारा 9 तारा होते हैं। कितने तारा होते हैं? तो 9 तारा होते हैं। आप लोगों को अगर याद हो तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो आप लोग नोट करते जाएं। एक जन्म तारा, पहला जन्म तारा, दूसरा संपत तारा, तीसरा विपत तारा, चौथा क्षेम तारा, पांचवा प्रत्यरी तारा, छठा साधक तारा, सातवां बध तारा, आठवां मित्र तारा, नौवां अति मित्र या अधिमित्र या आदि तारा। तो हमारे गुरुजी लोग, हमारे बाबा लोग कहते हैं अति मित्र तारा। बात एक ही है, परिवाची शब्द है, कोई व्यक्ति किसी भी चीज का उपयोग कर सकता है। अब यहाँ पर इन 9 तारों के बारे में
हम लोग को समझना चाहिए कि जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है वह जन्म तारा कहा जाता है। हम जो कह रहे हैं, अब बात आप लोगों को समझ में आ रही है, सुनाई दे रहा है कि नहीं सुनाई दे रहा है? सर जी गुरुजी, समझ में भी आ रहा है और सुनाई भी दे जा रहा है। चलिए ठीक है। तो जिस नक्षत्र में जातक का जन्म होता है उसे जन्म तारा कहा जाता है। अगर उदाहरण स्वरूप किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो तो अश्विनी नक्षत्र जन्म तारा हुआ। दूसरा संपत तारा, अश्विनी नक्षत्र के लगे बाद में जो दूसरा नक्षत्र आता है भरणी, उसके लिए भरणी संपत तारा हुआ। ठीक उसी प्रकार अगर किसी का ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म है तो ज्येष्ठा नक्षत्र जन्म नक्षत्र हुआ, जन्म तारा हुआ। ज्येष्ठा के बाद में मूल आता है तो उसके लिए मूल संपत तारा हुआ। उसके बाद में तीसरा तारा जो होता है वह विपत तारा कहा जाता है। यानी कि जन्म नक्षत्र का तीसरा, अगर अश्विनी में जन्म है तो तीसरा नक्षत्र कौन सा होगा? अश्विनी भरणी कृतिका होगा, तो कृतिका विपत हो गया। फिर चौथा नक्षत्र क्षेम तारा हुआ। क्रमबद्ध तरीके से पांचवा प्रत्यरी तारा हो गया, छठा साधक तारा हुआ। अगर किसी का जन्म अश्विनी नक्षत्र में है तो अश्विनी जन्म तारा हुआ, भरणी संपत तारा हुआ, कृतिका विपत तारा हुआ, रोहिणी क्षेम तारा हो गया, मृगीश्रा प्रत्यरी तारा हुआ। उसके बाद में आद्रा साधक तारा हुआ छठा। सातवां जो हुआ पुनर्वसु बध तारा हुआ। उससे अगला जो तारा है आठवां, वह नक्षत्र जो आठवां आएगा वह मित्र तारा हुआ। और नौवां नक्षत्र जो हुआ वह अति मित्र तारा हो गया। फिर 10वां नक्षत्र जन्म तारा। इसी प्रकार से क्रमबद्ध 3 आवृत्ति चलती है। तो एक व्यक्ति के लिए जन्म नक्षत्र कितने हो जाते हैं? 9 जी, 3 दो हो जाते हैं। 3 हो जाएंगे। अगर किसी का जन्म माघा नक्षत्र में है तो उसके कौन कौन से जन्म नक्षत्र हो जाएंगे? तो एक माघा हो जाएगा, माघा के 10वां जो हो तो माघा से गिन लेंगे। माघा 1, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल 10वां हुआ ना? मूल हो गया जी। मघा हुआ। हाँ, अगर हम लोग माघा से गिनती करें तो माघा 1, पूर्वा फाल्गुनी 2, उत्तरा फाल्गुनी 3, हस्त 4, चित्रा 5, स्वाति 6, विशाखा 7, अनुराधा 8, ज्येष्ठा 9। तो मूल फिर 10वां हो गया। तो फिर 10वां नक्षत्र मूल उसका जन्म नक्षत्र हो गया। कहने का मतलब हम लोग यह तारा जो है 9 तारा नक्षत्रों के आधार पर सीधे चलता है, एक दूसरे से आगे। समझे यहाँ इस तक, या आप लोग या नहीं समझ पाए? जी सर। हाँ, समझ गए जी। तो समझ गए। तो अब इससे आगे चले। इस 9 तारा का क्या काम है हमारे जीवन में? जब यहाँ पुस्तक में दे दिया गया कि विपत तारा, विपत फिर तारा, यानी कि यहाँ पर तत्व संयुक्त है तो हम लोग विपत अलग बोल सकते हैं, तारा अलग बोल सकते हैं। विपत तारा प्रतिसौ बध में स्थ तथैव च मारका जातके प्रोक्ता काल विधिर्भि मनीषी भी। यानी कि यहाँ पर लिख रहा है कि विपत और प्रत्यरी तारा जन्म नक्षत्र से तीसरा एवं 5वें तथा बध 7वीं तारा के स्वामी जातक शास्त्र में मारक कहे गए हैं। तो अब यह देखना है कि ये जो नक्षत्र हैं आते हैं, जैसे कि मान लिया जाए इसी कुंडली पर, अब यह कुंडली का जन्म नक्षत्र मुझे मालूम नहीं है, अगर इस जातक का जन्म अगर रोहिणी नक्षत्र में है, यदि जन्म नक्षत्र रोहिणी है तो रोहिणी से तीसरा नक्षत्र कौन सा होगा? आर्द्रा। रुकिए जरा सा, इसको हम मिटाते हैं पहले।
तो रोहिणी से तीसरा नक्षत्र आद्रा हुआ, तीसरा नक्षत्र आद्रा। अच्छा, फिर उसके बाद में पांचवा नक्षत्र कौन सा हुआ? पुष्य। पांचवा नक्षत्र पूष हो गया। फिर सातवां मघा। मघा हुआ। अब फिर अगर हम लोग इस प्रकार गिनते जाएंगे, 9 तक चले जाएंगे, तो फिर 9 के बाद में 1 से शुरू करेंगे। 9 के बाद से अगर 1 से शुरू करते हैं तो फिर कौन आता है? हस्ता। कि स्वाति आएगा? हस्ता आएगा। हस्त। अगर रोहिणी से अगर हम लोग गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ हस्त आएगा। रोहिणी के बाद में हस्त आएगा। हाँ, उसके बाद में हस्त आ गया। अच्छा, आद्रा के रोहिणी के बाद में अगर हम लोग गिनते हैं तो 9 छोड़कर 10वां लेना है कि 9 ही लेना है? 9वां तक तो यह प्रत्यरी तारा ही हो गया ना सब, मतलब इस तारा 9 तक है, तो 10वां ना फिर जन्म नक्षत्र होगा। जैसे कि हमने लिखा, कहा भी है कि 10वां। 9 तो यह तारा के लिए होगा 1 से लेके 9 तक, तो फिर जो 10वां होगा वह ना जन्म तारा हुआ। तो अगर रोहिणी नक्षत्र में जन्म है तो 10वां कौन सा होगा? हस्त होगा सर। हस्त होगा बोलिए, हस्त नक्षत्र। हस्त 10वां हस्त। हस्ता होगा 10वां। अच्छा, फिर उसके बाद में तो जन्म नक्षत्र हस्त हो गया। फिर वहां से अगर हम लोग तीसरा देखते हैं तो कौन सा होता है? स्वाति होगा। स्वाति। तीसरा स्वाति हो गया। फिर उसके बाद में मूल। अनुराधा। 5वां अनुराधा। 5वां अनुराधा। ठीक है, तो यह तो आप लोगों को समझ में आया। तो अब यहां पर देखा जाए, इन तीसरे, 5वें एवं 7वें इसी प्रकार हम लोग क्रमबद्ध आगे देखेंगे और चलेंगे। तो इस प्रकार से जो भी ताराएं आएंगी वह हम लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो उस नक्षत्र के दशा स्वामी, उस नक्षत्र के दशा स्वामी, नक्षत्र के स्वामी होते हैं कि नहीं होते हैं? हाँ जी। जी सर, होते हैं। हाँ, तो यह दशा नक्षत्र के दशा स्वामी भी मारक कहे जाएंगे। अब क्यों कहे जाएंगे, तो अब हम लोग बारी बारी से सातों नौ तारा के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो जन्म तारा, जन्म के समय जोखिम, जन्म प्रक्रिया के खतरा, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति के बारे में हम लोग जन्म तारा से जान सकते हैं। इसके बाद में संपत तारा जो होता है, यानी कि जन्म नक्षत्र से दूसरा जो नक्षत्र होता है वह धन समृद्धि बढ़ाने वाला होता है। तीसरा नक्षत्र जो विपत तारा है, यह हमारे जीवन में आपदा, दुर्घटना, समस्याएं, खतरा देने वाला होता है। इसलिए तो जो खतरा देगा तो वह उसे तो हम लोग मारक कहेंगे ही ना। चौथा जो तारा होता है वह चौथा तारा को क्षेम तारा कहा गया है। यह हमारे जीवन में शांति, जीवन के शुभ घटनाओं का परिचायक होता है। तो जिन जिन नक्षत्रों के जो तारा बनते हैं, जो हमारे लिए जो अच्छे फल देने वाले होते हैं, उनकी दशाओं में हमें अच्छा फल मिलता है। जो बुरे फल देने वाले होते हैं उनकी दशाओं में हमें बुरा फल मिलता है। इसके बाद में 5वां तारा जो है प्रत्यरी तारा, यह 5वां जो प्रत्यरी तारा है यह हमारे जीवन में क्या देता है? बाधा देता है एवं विफलता प्रदान करता है। 6ठा साधक तारा
हमारे जीवन की उपलब्धियां, सफलता, वृद्धि, स्थिति में सुधार करवाता है। तो जो भी हमारे जन्म से जो छठा नक्षत्र एवं उसके जो स्वामी होते हैं, उनकी दशाओं में सभी चीज हमारे जीवन में अच्छे ही होते हैं। या इन नक्षत्रों में अगर कोई ग्रह गोचर करता हुआ है तो भी अच्छे फल मिलते हैं। इसके बाद में बध तारा, बध तारा जो 7वां नक्षत्र है, उसके स्वामी हमारे लिए बाधक बन जाते हैं, अच्छे फल नहीं देते। ये हमारे जीवन मृत्यु, गंभीर बीमारी, दुर्घटना, आपदा इत्यादि के, यानी कि जो हमारे जीवन में जो बड़े बड़े समस्याएं हैं वह इनके माध्यम से। उसके बाद में 8वां तारा जो है वह मित्रता, सहायता, समर्थन, खुशी, स्वतंत्रता के लिए। साथ में 9वां भी इन्हीं सब चीजों का परिचायक है, वह और इससे अधिक फल देता है। वह यह जो हमने बोला 8वां, या तो मित्र तारा के बारे में कहा, और 9वां तारा को अति मित्र तारा कहा जाता है। तो जो मित्रता, सहायता, समर्थन, खुशी, स्वतंत्रता जो मिलने वाली है मित्र तारा से, उससे भी कहीं अधिक मिलता है। आशा करते हैं कि यह तारा के बारे में विशेष वस्तु आप लोगों को यह पूरी समझ में आ गई होगी। अब इससे आगे हम लोग चलते हैं। उसके नीचे लिखा हुआ है खर देशक्रांपति और वैनाशिकी अधिपति। तो यहां पर लिखा गया है आद्यंत पौच बीते तौ, आद्य च बीते यऊ, आद्यंत यानी कि पिछला, और बीते मतलब कि धन, और भी किससे, तो चंद्रमा से। तो जन्म समय का जो चंद्रमा हो, अब देखिए यहां पर जन्म समय का चंद्रमा यहां दूसरे भाव में है, मिथुन राशि में। तो जिस राशि में जन्म के समय में चंद्रमा हो, उस राशि से एक घर पीछे, यानी कि चंद्रमा से 12वें भाव का स्वामी एवं उससे अगले भाव का स्वामी भी मारक होता है, नुकसानदायक होता है। तो यहां पर चंद्रमा से 12वें स्वयं लग्न ही है, तो लग्ने से कभी नुकसान नहीं करता। लेकिन हाँ, यह व्यक्ति अपने ही कार्यों से, अपने ही कारणों से कुछ ना कुछ पैसे का नुकसान या किसी कारण बस जो भी नुकसान होगा अपने स्वयं का ही बनेगा। और चंद्रमा, यह तीसरे भाव में चंद्रमा की ही राशि है, तो चंद्रमा तो व्यक्ति का ही है। तो व्यक्ति के अपने मनों के कारण ही, मन की स्थितियों के कारण ही कुछ नुकसान हो सकती है। यानी कि चंद्रमा के 12वें भाव का स्वामी एवं चंद्रमा से दूसरे भाव के स्वामी भी मारक कहे जाते हैं। साथ में इसके आगे जो लिखा गया है कि देशक्रान, अगला शब्द है कि जन्म लग्नगत देशक्रान से खर, यानी कि 22वां देशक्रान का स्वामी, और जन्म नक्षत्र से 23वां नक्षत्र का स्वामी, ये भी मारक होते हैं। तो अब यहां पर हम लोगों को जो देशक्रान 22वां देशक्रान है, इसके लिए देशक्रान कुंडली की आवश्यकता पड़ेगी। जो यहाँ पर हमने यहाँ पर जो दिया है यह D3 कुंडली ही है, यानी कि देशक्रान कुंडली ही है। तो 22वां देशक्रान क्या होता है, इसके बारे में पूर्व की कक्षाओं में हम लोगों ने काफी कुछ अध्ययन किया है एवं समझने का प्रयास भी किया है, और हम लोग दोबारा यहाँ पर समझने का पुनः प्रयास कर लेते हैं कि 22वां देशक्रान होता क्या है। वास्तव में 22वां देशक्रान क्या है। तो 22वां देशक्रान की जहां तक बात है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि देशक्रान का मतलब लग्न के तीसरे भाग, यानी कि लग्न के तीसरे भाग का मतलब हुआ कि कोई भी राशि 30 डिग्री की होती है। कितने डिग्री की होती है? 30 डिग्री की। 30 डिग्री की होती है। और इसके तीसरे भाग को हम लोग देशक्रान कहते हैं, यानी कि 10 डिग्री को देशक्रान कहते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को 22वां देशक्रान देखना है कि कहाँ जाएगा 22वां। खूब बढ़िया से समझिए,
तो 22वां देशक्रांत की हमें आवश्यकता है, जैसा कि पुस्तक में कहा गया खर बराबर 22वां देशक्रांत का स्वामी। तो 22, यह 3 देशक्रांत तो यही हो गया लग्न। यह जो है यह राशि 30 डिग्री की है तो यहाँ पर 3 देशक्रांत हो गया। फिर यह 30 डिग्री की है तो यहाँ भी 3 देशक्रांत हुआ। हुआ या नहीं हुआ? जी सभी राशियां 30 डिग्री की होती है ना। जी अब यहां पर देखा जाए, हमने लिखा है लग्न की डिग्री 1350, आवश्यकता है लिखना, इसलिए हमने यहां पर लिखा है। तो यह किस देशक्रांत में है? पहला देशक्रांत में है या दूसरा में या तीसरा में? तो पहला देशक्रांत 0 से 10 डिग्री तक, दूसरा देशक्रांत 10 डिग्री से 20 डिग्री तक, तीसरा देशक्रांत 20 डिग्री से 30 डिग्री तक। तो यह दूसरा देशक्रांत में है या पहला देशक्रांत में है या तीसरा देशक्रांत में है? दूसरे में है। तो दूसरे में है, दूसरे में जी। दूसरा, हाँ दूसरा में है। तो यह भी 3 देशक्रांत का हो गया। यह भी 30 डिग्री की सभी राशियां होती है। यह भी 3 देशक्रांत, तो 3 3 6, यह भी 3 देशक्रांत 9, यह भी 3 देशक्रांत तो 12, यह भी 3 देशक्रांत तो 15, यह भी 3 देशक्रांत तो 18, और यह भी 3 देशक्रांत तो 21 देशक्रांत तो यहाँ पर हो गया। तो 22वां देशक्रांत कहाँ जाएगा? 8वें भाव में। 22वां देशक्रांत अष्टम भाव में हो गया। तो हम लोग यहाँ पर 2 कायदे हैं। हम लोग पहले विस्तृत वाली कायदा को समझ लेते हैं, उसके बाद में हम लोग सरलतम कायदे के बारे में भी जान लेंगे। अगर हम लोग सरलतम कायदे के बारे में पहले जान लेंगे तो जो इसके बारे में विशेष बातें हैं फिर वह हम लोग गंभीरता से उसको नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। तो 22वें देशक्रांत का मतलब हुआ सभी राशियां 3 देशक्रांत की होती है। तो पूरी कुंडलियां कितने देशक्रांत की हो गई? सभी राशियां 3 देशक्रांत की होती है। तो 12 राशि पूरे कुंडली में होता है तो 3 देशक्रांत होते हैं। सभी राशियों में तो 36 देशक्रांत की एक कुंडली होती है। इस कुंडली के सभी देशक्रांत क्रम से गिना जा सकता है, जो हम लोगों ने यहाँ पर गिन कर भी बतलाया। तो 21 यहाँ पर हो गया, 3 यहाँ, तो 24, फिर 3 27, फिर 3 30, 3 33, 3 36, ऐसे हो सकता है। 22वां देशक्रांत 8वें भाव का पहला देशक्रांत होता है। 21 देशक्रांत तो 7वें भाव तक हो गया। 22वां देशक्रांत 8वें भाव का पहला देशक्रांत ही होगा ना। हाँ जी जी गुरु जी, यहाँ जी तक गुरु तो समझ। अब हम इसकी गणना कैसे करें? तो इसके लिए है कि जन्म जिस देशक्रांत में हुआ है, जन्म जिस देशक्रांत में हुआ है, तो जन्म यहां पर किस देशक्रांत में हुआ है? दूसरे देशक्रांत में जातक का जन्म हुआ, यानी कि लग्न मध्य यही है। तो वही डिग्री हम यहां पर रख देते हैं। वही डिग्री कहां रख देते हैं? 8वें भाव में रख देते हैं। 1350 हम रख देंगे। फिर 1350 को हम देख लेंगे कि कहां है। तो 8वें भाव में धनु राशि है। 8वें भाव में धनु राशि है। धनु राशि में 13 डिग्री 50 मिनट, यानी कि 13 अंश 50 किस देशक्रांत में जाएगा? तो धनु राशि का अब सबसे पहला सूत्र देशक्रांत के लिए है कि किसी भी राशि का पहला देशक्रांत वही होता है। किसी भी राशि का पहला देशक्रांत वही राशि होता है। अगर मेष राशि का पहला देशक्रांत मेषी होगा, वृष राशि का पहला देशक्रांत वृषी होगा, कन्या का पहला देशक्रांत कन्या ही होगा, धनु का पहला देशक्रांत धनु ही होगा। तो दूसरा देशक्रांत कौन होगा? तो दूसरे देशक्रांत का नियम है कि जिस राशि का हमें पहला देशक्रांत देखना है तो वह वही राशि हो गया। दूसरा देशक्रांत उस राशि से 5वां। दूसरा देशक्रांत कौन होता है? उस राशि से 5वां होता है। तो 9वीं राशि यानी कि धनु राशि से 5वां राशि कौन होता है? मेष। तो मेष हो गया। तो धनु राशि का दूसरा देशक्रांत मेष राशि हो गया। तो हमने लग्न की डिग्री को 8वें भाव में रखा और उसी के हिसाब से जो मेष राशि कहती धनु राशि की जो 1350 डिग्री यानी कि दूसरा देशक्रांत हम लोगों ने देखा तो मेष राशि आया।
वह मेष राशि देशक्रांत कुंडली में कहाँ है? आठवें में। आठवें भाव में। अब बात समझ में आया कि 22वां देशक्रांत कौन होता है? तो 8 देशक्रांत कुंडली के 8वें भाव 22वां देशक्रांत होता है और इसके स्वामी ही मारक ग्रह होते हैं। यानी कि 22वें देशक्रांत का स्वामी खरेस हो गए जो मारक ग्रह बनते हैं। अब इसकी कुंडली में पुनः देख लेते हैं तो यह 12वें भाव का भी स्वामी है एवं मंगलदेव सप्तमेश भी है। तो यह तो प्रबल मारक हो गए, हुए कि नहीं हुए? जी सर। जी। आशा करते हैं कि आज की विषय वस्तु आप लोगों को पूरी समझ में आई होगी। कि कहीं से किसी को संशय है? समझ आ गई गुरुजी। एकदम समझ आ गई। नहीं गुरुजी, कोई संशय नहीं। पीछे तो पहले था नहीं, ये से मिट गया जी। बहुत अच्छा समझ में। बहुत ही बढ़िया तो गुरु अब जी, देख ये तो जो लौकिक ज्ञान है वो प्राप्त हो रहा है आज। ये सब पंत जी आपका सब कारनामा है। गुरु जी आज आज जो है जैसे आपने देशकाल को जो है इतनी गहराई से